फिल्म जून 1865 में मिसौरी में यूनियन आर्मी के लिए काम करने वाले साथियों के एक समूह के साथ शुरू होती है। वे घोड़े पर सवार होकर जेमी हेजेस नाम के एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले खेत की यात्रा करते हैं। साथियों, जेमी के बड़े भाई जोशिया, जो यूनियन आर्मी में भी कार्यरत थे, की दुखद खबर दी, यह कहते हुए कि वह अब नहीं रहे। जेमी इस खबर से बहुत आहत है, लेकिन वह इसकी सराहना करते हैं। नुकसान की सूचना देने के लिए कॉमरेडों ने व्यक्तिगत रूप से आगे आने का प्रयास किया। हालांकि हरकनेट नाम के एक कॉमरेड ने खुलासा किया कि उनकी यात्रा का एक और कारण है। उनका दावा है कि मरने से पहले योशिया पर उन पर $500 का भारी कर्ज बकाया था। इसलिए हरकनेट मुआवजे के रूप में अपने पुश्तैनी गहनों के बक्से की मांग करता है। यह मांग जेमी को क्रोधित कर देती है और वह उनके अनुरोध को दृढ़ता से अस्वीकार कर देता है। बढ़ते तनाव के बीच जेमी का कुत्ता साथियों पर भौंकना जारी रखता है, जिससे एक अन्य सदस्य का नाम सामने आता है। छोटे बिल ने बेरहमी से कुत्ते को गोली मार दी। इससे जेमी टूट जाता है और वह रोने लगता है। हालांकि हरकनेट, जिसे ऐसे भावनात्मक दृश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, हाथापाई करता है। कुत्ते और गहनों के बक्से का पता जानने की मांग करता है। जब जेमी फिर भी अनुपालन करने से इनकार कर देती है, हरकनेट ने उसके पैर में एक चेतावनी गोली चलाई। घायल होने के बावजूद जेमी सफल हो जाता है। रैनकर दूर जाता है, अपनी पिस्तौल निकालता है और लिटिल बिल चलाता है। अफसोस की बात है, गोली लिटिल बिल पर एक धातु का अल्कोहल कैन मारता है, जिससे वह नुकसान से बच जाता है। विरोध में हरकनेट ने जेमी के दूसरे पैर पर गोली मार दी, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। इसके बाद वह अपने बाकी साथी सैनिकों को फार्म हाउस में घुसने और गहनों का बक्सा ढूंढने का निर्देश देता है। जैसे ही शाम ढलती है, योशिया, जिसे एज के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी भी जीवित है, फार्म हाउस पहुंचता है और अपने छोटे भाई को फांसी होते देख बहुत दुखी होता है, मरते दम तक। इससे वह तीव्र क्रोध से भर जाता है और वह प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। फिर दृश्य 2 महीने बाद कैंसस में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एज शासित सीवार्ड शहर में आता है, शेरिफ द्वारा, जिसे बिग बिल नाम से जाना जाता है। एज अपनी राइफल लेकर शहर में प्रवेश करता है और फांसी का तख्ता देखता है, जहां एक निवासी को फांसी दी जाने वाली है। एज को हथियारों से लैस देखकर बिग बिल से एक डिप्टी ट्रिकेट नाम का गुर्गा उसके पास आता है और मांग करता है कि वह अपनी राइफल सौंप दे। एज ने मना कर दिया। अनुपालन करने के लिए डिप्टी ट्रिकेट ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। इस भीषण टकराव के बीच शेरिफ के आदेश के अनुसार फांसी दी जाती है। तभी एज उलझाकर जवाबी हमला करता है, गुलदार के साथ लड़ाई में, और फिर रस्सी पर सटीक निशाना लगाकर दोषी व्यक्ति को बचाना। जिंदगी। हैरानी की बात यह है कि गुस्सा होने के बजाय बिग बिल की हथियार सटीकता से प्रभावित है और प्रस्ताव करता है कि वह उसका नया डिप्टी बने। एज ने प्रस्ताव को एक अवसर के रूप में देखते हुए स्वीकार कर लिया। शहर में रहने और अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार पूर्व साथियों का पता लगाने के लिए बाद में डिप्टी ट्रिकेट उसे शहर का भ्रमण कराता है, जहां एज का ध्यान जाता है। बच्चे खिलौना बंदूक से खेल रहे हैं। यह उसे उस खूबसूरत समय की याद दिलाता है जब वह जेमी को बंदूक चलाना सिखाते थे। थोड़ी देर बाद बेनी नाम का एक निवासी, जो एक प्रतिभाशाली कलाकार प्रतीत होता है, एज को उसके कमरे तक ले जाने की पेशकश करता है। वहाँ एक बार एज अपना सामान बिस्तर पर फेंक देता है और बेनी को वही धातु का डिब्बा दिखाई देता है, एक गोली का छेद जो पहले से लिटिल बिल। जिज्ञासु बेनी ने इसके उद्देश्य के बारे में पूछा और एज ने जवाब दिया कि वह कैन के मालिक की तलाश कर रहा है। शाम के समय एज को छत पर शहर की ओर देखते हुए और चुपचाप अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाते हुए देखा जाता है। बाद में वह एक स्थानीय बार में जाता है, जहां वह डिप्टी ट्रिकेट के साथ बातचीत करता है। वह पहले मौत की सजा के पीछे का कारण पूछता है, जिससे डिप्टी ट्रिकेट बताते हैं कि उस व्यक्ति को शेरिफ के सामने थूकते हुए देखा गया था। उनकी बातचीत के दौरान एज ने एक लड़के के साथ बिग बिल तस्वीर देखी और बच्चे की पहचान के बारे में पूछा। डिप्टी ट्रिकेट उसे सूचित करता है कि वह लड़का बिग बिल बेटा लिटिल बिल। कुछ ही समय बाद लिटिल बिल पिलर बार में प्रवेश करती है और अंदर हर कोई उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है। वह के एक समूह में शामिल हो जाती है, पुरुष जो ताश खेल रहे हैं। तभी एक काला कुत्ता घटनास्थल पर प्रवेश करता है और उनमें से एक के आसपास घूमता है। पुरुष जो क्रूरतापूर्वक कुत्ते को लात मारकर जवाब देते हैं। जैसा कि उन्हें याद है, यह कृत्य एज को क्रोधित करता है। कैसे कुछ महीने पहले उनके कुत्ते को बेरहमी से मार दिया गया था, इसलिए वह समूह का सामना करता है और उन्हें दंडित करता है। उसी रात एज बेनी की तलाश करता है और लिटिल बिल के बारे में पूछताछ करता है, हालांकि झिझक रहा है। सबसे पहले बेनी अंततः लिटिल बिल के स्थान का खुलासा करता है, जिससे एज को अपना घर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ रास्ता वह चुपचाप खिड़की से घर में प्रवेश करता है और सावधानी से शयन कक्ष के पास पहुँचता है। केवल पिलर को पैडलॉक वाले जांघिया के साथ पाया गया। कुछ ही देर में बिग बिल से प्रकट होता है।
यह दावा करते हुए कि वह एज के इरादों को जानता है। फिर वह एज को पिलर के अंडरपैंट की चाबी देता है और पूछता है उसे उसके साथ सोने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए सख्ती से इनकार कर दिया कि यह उसकी शैली नहीं है। इसके बाद शेरिफ कुछ निजी बातें करने के लिए उसे शयन कक्ष से बाहर ले जाता है। बातचीत। वह एक सौदे का प्रस्ताव रखता है। यदि वह कुछ भी माफ कर दे तो वह एज को एक उच्च पद पर पदोन्नत कर देगा। लिटिल बिल में उसके विरुद्ध अपराध किया था, लेकिन इससे पहले कि एज जवाब दे, एक तेज बंदूक की आवाज से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, जिससे वे जांच करने के लिए बाहर भागते हैं। जैसे ही बिग बिल उसके लोग बंदूक की गोली के स्रोत का पता लगाते हैं, पिलर एज को एक कोने में खींचता है और खुलासा करता है उसने एक अवसर पैदा करने के लिए बेनी की मदद से बंदूक की गोली चलाई। निजी बातचीत। वह एज से विनती करती है कि वह बिग बिल दूर शहर से भागने में उसकी सहायता करे, और उसका बेटा। जब एज ने मना कर दिया तो उसने छुपे हुए सोने की पर्याप्त मात्रा के अस्तित्व का खुलासा किया। चर्च के पास कहीं। यह एक ऐसा रहस्य प्रतीत होता है जिसे बिग बिल से खोज रही है। पिलर का सुझाव है कि वे सोना वापस ले लें और एक साथ शहर से भाग जाएं। राहें जुदा होने से पहले वह सावधानी से एज की जेब में एक चाबी रखती है और उसे उसके प्रस्ताव पर समझदारी से विचार करने का आग्रह करती है। कुछ ही समय बाद बिग बिल बेटे के साथ लौटा है और गुस्से से प्रेरित होकर एज हमला करने के बारे में सोचता है। उसे तुरंत, हालांकि उसे गुंडों ने पकड़ लिया और जेल की कोठरी में कैद कर दिया। आधी रात को जब गार्ड सो रहे होते हैं, एज पिलर द्वारा प्रदान की गई उसी कुंजी का उपयोग करता है सेल का दरवाजा खोलने के लिए। फिर वह पिलर की ओर जाने से पहले तेजी से गार्ड को मार देता है। वह पूछता है कि वह बिग बिल इतनी नफरत क्यों करती है। जवाब में वह चौंकाने वाली बात बताती है कि शेरिफ अतीत में उसने खुद को उस पर थोपा था और अब वह दोष दूसरों पर मढ़ना चाह रहा है। इसके बाद वे छिपे हुए सोने के बारे में अपनी चर्चा फिर से शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं बेनी से, क्योंकि उसके पिता ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सोने को छुपाने से पहले उसे पिघलाया था। यहाँ यह पता चला है कि बेनी के पिता एक लोहार थे और एक दिन काम करते समय गलती से युवा बेनी की मृत्यु हो गई। उसने अपना हाथ अत्यधिक लौ में रखा, जिससे वह शरीर से अलग हो गया और बहुमूल्य सोने में बदल गया। अगले दिन बिग बिल की जेल में प्रवेश करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि एज पहले ही भाग चुका है। इसके साथ ही उसे मेज पर एक नोट मिलता है जिसमें उसे लिटिल बिल विशेष चट्टान पर भेजने का निर्देश दिया गया है। अगले दृश्य में हम एज और बेनी को शेरिफ के आने पर निर्दिष्ट चट्टान पर इंतजार करते हुए देखते हैं, अपने गुर्गों के साथ। इससे पहले कि एज प्रतिक्रिया दे सके, कुछ गुर्गे उसे रोकते हैं और उसके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं और बेरहमी से पिटाई। इस बीच शेरिफ, जिसे अब सोने के बारे में पता चल गया है, ने बेनी को पकड़ लिया है। इस हंगामे के बीच एज एक गुर्गे की जेब से बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है। उनमें से कई को गोली मारता है और फिर चट्टान से छलांग लगा देता है। दुर्भाग्य से वह एक पेड़ पर जा गिरा। एक तेज शाखा उसके पेट में छेद कर गई। अपार पीड़ा सहते हुए लिटिल बिल के शीर्ष पर दिखाई देता है और खुलासा करता है कि यह हरकत था जिसने जेनी को मार डाला था। जैसे ही लिटिल बिल है एक सूली पर लगे पेड़ को उखाड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है। उसके शरीर से शाखा निकलती है और नीचे नदी में छलांग लगा देती है। फिर वह तैरकर किनारे पर जाता है और पाता है एक परित्यक्त घर में आश्रय, जहां वह अपने घावों पर स्वयं हर्बल दवा लगाता है। बाद कुछ आराम के बाद एज बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर शहर में वापस चला जाता है। वह सबसे पहले टूटता है, शेरिफ के कार्यालय में प्रवेश करता है और पारंपरिक मशीन गन सहित कुछ हथियार प्राप्त करता है। दूसरी ओर बिग बिल को बांध लेता है और उसे लोकेशन उगलवाने के लिए मजबूर करता है। छिपा हुआ सोना। निर्दोष व्यक्ति झिझकता है, जिससे शेरिफ उसे धमकी देने के लिए प्रेरित होता है। यातना के साथ उसी समय हरकनेट और उसका साथी समूह दिखाई देते हैं। उनकी राइफलें देखकर बिग बिल शहर में प्रवेश करने से पहले अपने हथियार सरेंडर करने के नियम की याद दिलाता है। सेवार्ड। हालांकि जब वे नोटिस करते हैं तो उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है। हवा में बम। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए हर कोई डर जाता है और छिपने की तलाश करता है। जल्दी बम फट जाता है और जैसे ही धूल जम जाती है उन्हें मशीन के पीछे एज दिखाई देता है। बंदूक। बिना किसी देरी के उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे कई गार्ड मारे गए और दंगा भड़क गया। एक बिंदु पर हरकनेट ने एज को लगभग गोली मार दी, लेकिन संयमित बेनी ने उसका ध्यान भटका दिया। दुर्भाग्य से इस कृत्य के कारण उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे ही संघर्ष जारी रहता है, हरकनेट अंदर भाग जाता है। शेरिफ का घर और पिलर को बंधक बना लिया। इस वजह से एज को अपने हथियार नीचे करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हार्टनेट के आदेश का अनुपालन करें। उसी समय बिग बिल उसे इमारत के ऊपर से गोली मार दी, जिससे गोली उसके कंधे को भेती हुई निकल गई। लेकिन चोट के बावजूद एज एक बम हासिल करने में सफल हो जाता है और इसे बिग बिल और फेंक दो।
घबराहट की स्थिति में वह रस्सी में फंस जाता है और इमारत से गिर जाता है, जिससे वह अपने पैर से लटक जाता है। बिग बिल पर गोली चलाने की कोशिश करता है, खुद को मुक्त कर लेता है, लेकिन वह उस पर निशाना साधने में असमर्थ है। इस प्रक्रिया में वह गलती से एक बड़ी घंटी बजा देता है। इसके नीचे छिपे सोने के भंडार का खुलासा। प्रसन्न होकर उसने सोने पर कई निशाने लगाए। बाद हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि पहले वाला वही काला कुत्ता उसे उठा लेता है, विस्फोट करने वाला बम और उसे बिग बिल ओर फेंकता है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच हरकनेट इस व्याकुलता का फायदा उठाता है और अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। एक घायल एज उस पर निशाना साधने का प्रयास करता है, लेकिन हरकनेट पहले से ही सीमा से बाहर है। दृढ़ निश्चय वाला बदला लेने के लिए एज दूसरे घोड़े पर सवार होता है और दर्द को दूर करते हुए बुरे आदमी का पीछा करता है। उसकी चोट, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीच में ही गिर जाता है और हरकनेट का रास्ता भूल जाता है। कुछ ही समय बाद बेथ नाम की एक महिला उसकी सहायता के लिए आती है और उसके घावों की देखभाल करने में उसकी मदद करती है। यह पता चला कि बेथ दूसरे शहर की एक जासूस है और वह कई महीनों से सीवार पर नजर रख रही है। थोड़ी देर के बाद एज को होश आ जाता है और वह लिटिल बिल देने के लिए शहर वापस लौट आता है। इस बीच लिटिल, जो एज के डर से अभिभूत है, फांसी लगाकर अकल्पनीय कार्य करने की सोचता है। हालांकि एज अभी फांसी पर पहुंचा है। समय रहते उसे फांसी पर चढ़ाकर क्रूर मृत्यु देने से पहले उसे कई बार गोली मार दी जाती है। अंतिम दृश्य में हम हरकनेट को मिसौरी में वापस देखते हैं। वहाँ वह एक में भाग लेता है, बुजुर्ग अमीर लोगों के एक समूह को इकट्ठा करना और संबोधित करना। वह इस बारे में चिंता जताते हैं। रंगीन लोगों का बढ़ता प्रभाव इसे अपने राज्य के लिए चिंताजनक समाचार के रूप में देख रहे हैं। आगे हार्कनेट ने पूर्व की तुलना में एक नया और व्यवस्थित विद्रोह बनाने का विचार प्रस्तावित किया है। संघीय राज्य जब बुजुर्ग लोग आज्ञा मानने से इनकार कर देते हैं, तो वह परपीड़क और विक्षिप्त हो जाता है। हार्कनेट ने कुछ श्रमिकों को गोली मारकर उन्हें धमकी दी। फिल्म यही अचानक खत्म हो जाती है।